हम लोग बात कर रहे थे आपका सेक्शन 389, यानी पिछली सीआरपीसी में जो 389 था और अब जो 430 की अपील जो पेंडिंग है, तब अपील न्यायालय की जमानत देने की शक्तियां इस संबंध में विचारण न्यायालय जिन सेक्शंस के आधार पर जमानत देता है वे सेक्शंस अलग है और उन सेक्शंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वे सेक्शन पुरानी सीआरपीसी में 436, 437, 438, 439 इस नाम से जाने जाते थे और आपसे जब भी जमानत के बारे में पूछा जाता है तो चाहे एलएलबी हो या कोई एग्जाम, सामान्यतः आप जिन सेक्शंस का उल्लेख करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ विचारण में जमानत दिए जाने के बारे में न्यायालय की शक्तियों की चर्चा ये करते हैं और आपका उत्तर कितना अधूरा होता है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि विचारण के दौरान जमानत देने की शक्तियों के अतिरिक्त न्यायालय के पास अन्वेषण के दौरान जमानत देने की शक्ति यह भी होती है। और वो कौन सी? 167 सबसेक्शन 2 जिसकी चर्चा पिछली क्लास में भी हुई और आप सबसे जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तब भी हुई थी, उसे छोड़ दीजिए और पीछे लौटिए तो हम लोगों ने देखा था वारंट के निष्पादन में व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा था और अधिकारिता के बाहर गिरफ्तार हो रहा था। अधिकारिता के बाहर मीनिंग देयर बाय जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया था उस न्यायालय की अधिकारिता में गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, बल्कि वारंट जारी करने वाला न्यायालय कहीं और स्थित था और गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी किसी अन्य जगह पर हुई थी। तो जिस जगह गिरफ्तारी हुई थी उस जगह के सत्र न्यायालय और उस जगह पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसे भी आपका जमानत देने की ताकत थी, संभवतः सेक्शन 81 था पुरानी सीआरपीसी के हिसाब से। उसके अलावा हम लोगों ने देखा अपील न्यायालय इसे भी जमानत देने की शक्ति है जब अपील पेंडिंग है। और इसके अलावा अभी हम लोग देखेंगे जब रिविजनल ताकतों की बात होगी, जो अगला ही चैप्टर है, कि जब पुनरीक्षण का न्यायालय रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग करेगा तो उस समय रिविजनल कोर्ट को जमानत देने की ताकत होगी यदि वो व्यक्ति जिसने रिवीजन प्रस्तुत किया है वो व्यक्ति जेल में निरुद्ध है। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब आप जमानत के प्रावधानों के बारे में लिखते हैं एलएलबी में सवाल होने पर तो आपका उत्तर कै प्रतिशत होता है इसका अंदाज लगाइए। मेरा ख्याल है वो तो 1/3, 1/4% होता होगा अगर सारे प्रोविजन देखें, और वो भी ठीक नहीं होता। वो भी आप देखेंगे तो 436, 437, 438, 439 पुरानी सीआरपीसी के सेक्शंस उनके हिसाब से जैसा होना चाहिए वो भी नहीं होता और लगभग आपका 60 से 70% तो आपने छोड़ ही दिया होता है। 60 से 70% उत्तर तो दिया ही नहीं और जितना दिया उसमें से 2/3 गलत। इसके बाद आपको 20 नंबर के सवाल में 18 मिलते हैं तो काफी गलत सही गलत चेक हुई या सही, इसका निर्णय आप ही पे है। इसका निर्णय हम कर ही नहीं रहे और इसीलिए हम कहते हैं कि इंक्लूडिंग मी जितने एलएलबी पास हैं उनमें से एक भी पास नहीं होगा
एक भी से तात्पर्य यही है कि कुछ पास भी हो सकते हैं, लेकिन वो पास होने वालों की संख्या इतनी नगण्य होगी कि उस संख्या को ध्यान में लेना यही ठीक नहीं है, बल्कि ज्यादा एप्रोप्रिएट यही कहना होगा कि कोई पास नहीं होगा। कहां कहां है जमानत के प्रावधान और आप कितना सा लिखते हो। अब फंडामेंटल राइट की चर्चा शुरू हो गई है, हम लोग प्रवेश ही करना है उस सारी स्थिति में। तो जब अनुच्छेद 32 पर हम लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए 3 प्रकार के आदेश हो सकेंगे, आदेश, निर्देश और रिटें। और रिट 5 रिटों तक सीमित नहीं रहेंगी, लेकिन आप उत्तर लिखकर आते हैं कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए 5 रिटें जारी हो सकती हैं। अब आपका उत्तर कितने प्रतिशत है और किस हद तक सही है, इसका निर्णय आप स्वयं कर लें। और इसके बाद यदि आप पास हुए तो इसे आपका पुरुषार्थ और पराक्रम माने हैं, या एग्जामिनर की मूर्खता या कृपा, इन 2 बातों में से एक। हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जामिनर मूर्ख ही है, क्योंकि वही कि कहना सिर्फ वो चाहिए जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते उसके बारे में कोई बात कहनी नहीं चाहिए। तो वो एग्जामिनर की कृपा है या एग्जामिनर की मूर्खता है, लेकिन इन 2 बातों में से एक ही है। कम से कम आपका कोई पुरुषार्थ या आपका कोई पराक्रम है नहीं। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, कानून में कुछ मिला जुला नहीं है और हो भी नहीं सकता। अगर उसने कहा विचारण न्यायालय इसकी जमानत देने की शक्ति, तो विचारण न्यायालय की जमानत देने की शक्ति होगी। और हम जो बात कहते हैं लगातार आपसे कि जमानत आपको मिल गई, पिछली क्लास में भी कहा है और लगातार बोलते हैं कि आपको जमानत मिल गई है, ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब आप अभिरक्षा में नहीं हो। आप अभिरक्षा में तब भी हो जब आपको जमानत मिल गई और आप कारागार की दीवारों से बाहर हो गए, तब भी आप अभिरक्षा में हो। बस इतना आप मान सकते हो कि अब कारागार की दीवारें इतनी बड़ी हो गई हैं कि आप कहीं भी घूम सकते हो, बस जब तक सजा सस्पेंड न हो, ठीक है, या जब सजा खत्म न हो जाए तब तक आप अभिरक्षा में ही हो, भले ही जमानत पा ली आपने। और हम ये बात बिना आधार के नहीं कहते, आप पढ़ेंगे जरा 430 सबसेक्शन 4 देखें। हम क्रम को गड़बड़ करके 430 सबसेक्शन 4 आपको पढ़वा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो प्रमाण है मेरी बात का। क्या कहता है? जब अंततोगत हुआ अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, तब वह समय जिसके दौरान वह ऐसे छूटा रहता है उस अवधि की संगणना करने में जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है हिसाब में नहीं लिया जाएगा। इसका अर्थ क्या निकला? जो भी लिखा है उसके कुछ अर्थ होते हैं। जैसे अभी हम टीवी देख रहे थे, बस जस्ट अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग रखी है 6 बजे, संभवतः हो जाएगा कि अब भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि आगे फर्दर अगर कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक हम पर होता है तो हम उसे युद्ध की कार्यवाही मानेंगे भारत के खिलाफ। हम ये मानेंगे कि आपने युद्ध छेड़ा है हमारे खिलाफ, और अगर युद्ध छेड़ा है ये हम मान लेंगे तो इसके बहुत सारे कानूनी अर्थ निकलते हैं। क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है जिसके अनुसार अगर हम युद्ध करते हैं तो हम संपूर्ण विश्व के प्रति एंसरेबल हो जाएंगे, बहुत से लोग हम पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम युद्ध कर नहीं सकते किसी, ठीक है, बिना किसी कारण के। लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में हम युद्ध करते हैं
तो बिना उन प्रतिबंधों का सामना किए हम हर प्रकार के स्टेप्स लेने को अधिकृत होंगे। तो अगर ये घोषणा होती है तो ये बहुत बड़ी घोषणा है, इसका कानूनन कुछ अर्थ है, ठीक है, ये छोटी घोषणा नहीं है। तो ऐसे ही जो कुछ लिखा है उसको डिकोड करना चाहिए। क्या कहता है वो, जब अंततोगत्वा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है, मीनिंग दर भाई अगर जुर्माना है तब तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, क्यों जुर्माने में हिरासत तो तब है जब जुर्माना आप न दें, ठीक है ना, उससे पहले हिरासत तो है नहीं। और अगर जुर्माना आपने नहीं दिया और आप हिरासत में चले भी गए तो जिस क्षण आप जुर्माना दे देंगे उसी क्षण बाहर। तो आजीवन कारावास या कारावास, इसी के संबंध में बात होनी चाहिए। तो क्या कहता है कि जब अंततोगत्वा अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है तब वह समय जिसके दौरान वह ऐसे छूटा रहता, मीनिंग भाई ऊपर जमानत की चर्चा है ना, तो ऐसे का अर्थ क्या हुआ, जमानत पर छूटा रहता है, जिस दौरान वह ऐसे छूटा रहता है उस अवधि की संगणना करने में जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया है हिसाब में नहीं लिया जाएगा। इस शब्दों का अर्थ यह हुआ कि यद्यपि इनमें निहितार्थ है, इसके निहितार्थ जो है, इसमें जो विविक्षित है वो यहां विविक्षित रूप से यह लिखा है कि यद्यपि जब उसे जमानत मिल गई थी, ठीक है ना, जब उसे जमानत मिल गई थी, कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश कायम रहते हुए, ठीक है, तो वह न्यायालय की अभिरक्षा में था, लेकिन चूंकि वह बाहर छूटा रहा, इसलिए अगर अंततोगत्वा उसका आजीवन कारावास या कारावास का दंडादेश कायम बना रहता है तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अपील न्यायालय की अभिरक्षा में वो माना जाता रहा है संकल्पनात्मक तरीके से, सिर्फ इस कारण से वो अवधि जिसके दौरान वह ऐसे छूटा रहता है उस कारावास में से घटाई नहीं जाएगी। और अगर ये न लिखें तो निर्वचन का सवाल फिर खड़ा हो जाएगा। हालांकि निर्वचन वही जब कानून की मंशा को ध्यान में रखकर करेंगे तो मसला इसी ढंग का बनेगा जैसा आपका सबसेक्शन 4 लिख देने से बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि कारावास का मतलब कारावास हुआ, कारावास का मतलब संकल्पनात्मक कारावास ये थोड़ी हुआ, ठीक है। तो अगर ये सबसेक्शन 4 न भी हो तो भी स्थिति ये रहेगी कि जमानत पर अपील करने पर यदि कोई व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो नोशनली, संकल्पनात्मक तौर पर, नोशनली हिंदी क्या हुई, संकल्पनात्मक रूप से वो व्यक्ति अपील न्यायालय की अभिरक्षा में माना जाएगा, लेकिन नोशनल इंप्रिजनमेंट नहीं दिया गया है, आपको रियल इंप्रिजनमेंट दिया गया है। इसलिए इस नोशनल कस्टडी को आजीवन कारावास या कारावास का दंडादेश कायम रहने की दशा में हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए, स्थिति यही रहेगी। लेकिन तब सब कुछ निर्वचन पर निर्भर हो जाएगा और निर्वचन हमेशा इंटरप्रिटेटर, जो निर्वचन करता है, उसकी बुद्धि किस रूप में स्थितियों को ले रही है इस पर निर्भर हो जाएगा। और यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए उस स्थिति को अवॉइड करने के लिए सबसेक्शन 4 के रूप में यह लिखा गया कि आपका जब अंततोगत्वा फाइनली अपीलार्थी को किसी अवधि के कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश दिया जाता है। अंततोगत्वा मीनिंग भाई सारी अपील, सारी कार्रवाइयां एडजस्ट हो गई अंततोगत्वा, और अन्य कार्रवाइयों की तो चर्चा यहां पर होगी नहीं क्योंकि क्रिमिनल में एक अपील है अधिकार के नाते, और वो अपील
उसी की बात यहां हो रही। बाकी तो सब कुछ कृपा के नाते है, बाकी सब कुछ तो कृपा के नाते है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, ठीक है ना भाई। अंडर आर्टिकल 136 आप जाओगे, जरूरी है कि मिल ही जाएगी। अंडर आर्टिकल 134 आप जाओगे, जरूरी है उच्च न्यायालय परमिशन दे देगा जाने की, क्योंकि वहां तो विदाउट परमिशन जा ही नहीं पाओगे। 136 में उनकी अनुमति मिले बिना अपील होगी नहीं, अधिकार तो सिर्फ यहां है। इसीलिए उसने शब्द उपयोग किए कि जब अंततोगत आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास का दंडादेश अपीलार्थी को दे दिया जाता है, इसका मतलब अपील रिजेक्ट हो गई, तब वह व्यक्ति जो ऐसे छोड़ा गया था उस अवधि के दौरान, जिसके दौरान वह ऐसे छूटा रहता है, उस अवधि की संगणना करने में जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया, यानी 2 साल का दिया गया, और 2 साल तुम जमानत पर छूटे रहे, तो नोशनली तो 2 साल तुम अपील न्यायालय की अभिरक्षा में ही रहे भाई। संकल्पनात्मक रूप से तो यही माना जाएगा कि आप अभिरक्षा में थे, ठीक है ना, क्योंकि अपील न्यायालय ने जमानत दी, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप अभिरक्षा में नहीं थे, आप अभिरक्षा में ही थे। इसीलिए यह लिखने की जरूरत पड़ गई कि जिसके दौरान वह ऐसे छूटा रहता है, उस अवधि की संगणना करने के लिए जिसके लिए उसे ऐसा दंडादेश दिया गया, हिसाब में नहीं लिया जाएगा। नहीं तो शब्द को लिखने की जरूरत क्या है, सबसेक्शन 4 बनाने की आवश्यकता क्या है, ठीक है ना। तो कानून जो लिखा है उसको ठीक से पढ़ा जाता है। आप कचहरी में ये सामान्य तौर पर इसकी चर्चा करोगे तो हे करेंगे लोग और आपकी कतई नहीं मानेंगे। और मजेदार यह होगा कि आप 100% ठीक हैं और आपकी 1% वो नहीं मानेंगे। और इसी स्थिति के लिए कहा गया है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। तो जानकारों में बोलना चाहिए, गैर जानकारों में कभी नहीं। जब यह बात आप किसी कानूनदा आदमी के सामने कहोगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और अगर यह बात आपने मूर्खों के बीच में कही तो आपको कोफ्त और कुढ़न इसका सामना करना पड़ेगा। और चूंकि दुनिया में मूर्ख ही बहुतायत में है, समझदार कम है, इसलिए आपकी बात मानने वाले बहुत कम संख्या में रहेंगे और बहुमत आपका विरोधी करेगा। इसीलिए भारत में रूल ऑफ लॉ का मतलब, ठीक है, कानून का शासन नहीं माना है, युक्ति का शासन माना है। भारत में डेमोक्रेसी, इसका मतलब बहुमत का शासन नहीं माना है, इसका मतलब भी युक्ति का शासन माना है, क्योंकि बहुमत तो गलत के फेवर में भी हो सकता है। बहुमत तो इस बात के फेवर में था कि ईसा मसीह को फांसी मिलनी चाहिए, बहुमत तो इस बात के फेवर में था कि सुकरात को जहर पीना चाहिए, बहुमत तो इन बातों के फेवर में था। तो क्या ये बातें ठीक थी? और अगर ये बातें ठीक थी तो फिर गलत क्या हो सकता है वो बताया जाना चाहिए, तो ठीक तो नहीं थी। तो बहुमत ये आज लोकतंत्र की परिभाषा स्वीकार नहीं हुई है। जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था तब ये बातें बताई थी आपको कि प्रियम्बल में जो कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो यहां पर लोकतंत्रात्मक इसका क्या अर्थ है, इसकी चर्चा हुई थी। गणराज्य इसका क्या मतलब है? तो बहुमत का शासन ये नहीं है। तो चूंकि बेवकूफ ज्यादा है इसलिए ये कहने की आपको जरूरत नहीं है कि साहब अगर कोई जमानत पर छूटा है तो भी वो छूटा है ये नहीं कहा जा सकता, जमानत पर छूटा है। जो शब्द है उसको ही एनालाइज कर लेना चाहिए। जमानत एक शर्त है, उस पर छूटा है, अशर्त नहीं छूटा है, सशर्त छूटा है।
और वो शर्तें पूरी नहीं हुई तो फिर जाएगा, और शर्तें जितने इंपोज की है उसकी अथॉरिटी के अंतर्गत है ये व्यक्ति। लेकिन आप कितना ही कह लेना, सिर मार लेना, खोपड़ी सिर पर, खोपड़ी दीवार पर मार देना, वो मानेंगे नहीं, तो उन्हें मनवाने की कोई जरूरत है भी नहीं। और सिनारियो स्थिति ऐसी ही रहनी चाहिए, क्योंकि सब मान ही लेंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सब न माने वही ठीक है। ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। वो पिक्चर है ना गॉड टू द ग्रेट, उसमें अंततः भगवान की शक्तियां, ठीक है, उसमें जो सलमान खान जिस पात्र का, ठीक है, रोल कर रहे हैं उन्हें मिल जाती हैं, तो अंततः वो सब गड़बड़ करके रख देते हैं। ईश्वरीय शक्तियों का उपयोग उसी के द्वारा हो वही ठीक है। तो अगर सब बुद्धिमान नहीं, यही ठीक स्थिति है, वो सब बुद्धिमान नहीं हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। हम अपने को बुद्धिमान नहीं कह रहे, लेकिन तो प्रसंग में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जमानत पर छूटना ये छूटना नहीं है, ये शर्तों पर छूटना, और व्यक्ति तब भी अभिरक्षा में होता है, और इसीलिए यहां सबसेक्शन 4 के रूप में लिखने की जरूरत पड़ गई है कि जब अंततोगत्वा कारावास या आजीवन कारावास का दंडादेश ये रहेगा, तो वह व्यक्ति जो ऐसे छूटा रहा है उस अवधि की संगणना करने में, जिसके दौरान उसे कारावासित रहना है, इस अवधि को, जिस अवधि में वो ऐसे छूटा रहेगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसीलिए लिखा है। और आपको मालूम है अपीलेट कोर्ट, ये सेशन कोर्ट भी है, अपीलेट कोर्ट ये सीजीएम का कोर्ट ये भी है, और अपीलेट कोर्ट उच्च न्यायालय भी है। सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल अपील का न्यायालय है ही नहीं। सीआरपीसी या बीएनएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी चर्चा यहां नहीं होती, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपील का न्यायालय है। हमने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल अपील का न्यायालय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल अपील का है, बट क्रिमिनल अपील का नहीं। ये भी आप वहां कहोगे तो आपको बेवकूफी बताएंगे वो, ठीक है। इसलिए इसे भी कहने की कोई जरूरत नहीं। अपात्र व्यक्ति के समक्ष अपनी बात कहने से दो नुकसान होते हैं। एक, आपकी हंसी बनती है, जिसके कारण आपके मन में संताप और कुड़न और अवसाद ये पैदा होते हैं, और दूसरी कमी ये कि अपात्र को ज्ञान मिल जाता है और वो उसका दुरुपयोग करता है। तो इसलिए अपात्र व्यक्ति से बहस करनी नहीं चाहिए। वो जो कह रहा है, वट एवर यू आर सेइंग, दैट इज ओके, वो बिल्कुल ठीक है। वो अपात्र ही रहे जीवन भर, यही ज्यादा ठीक है। ईश्वर ने उसे सोच समझकर अपात्र बनाया होगा, तुम उसे सुपात्र क्यों बना रहे हो? ईश्वरीय विधान में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? ये तो करना ही नहीं चाहिए। जो ईश्वर उसे बनाना चाहता था वो उसे बनाकर भेजा है, तो उसे वैसे ही रहने दो। हाँ, ईश्वरी इच्छा होगी तो वो सुपात्र हो जाने के रास्ते पर ऑटोमेटिकली चल ही पड़ेगा। आप क्यों चलाना चाहते हो? आप चलाओ ही मत। हमने आपसे कई बार चर्चा की कि जो होना है वो तो होकर रहेगा, उसे रोक पाना आपके वश की बात नहीं है। रोकने की कोशिश में आप थकेंगे जरूर, और होगा फिर भी वही जिसे होना है। तो फिर काहे की कोशिश, ठीक है। वो है ना, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, और होनी हो तो होए, ठीक है। जब अनहोनी होनी ही नहीं है और होनी रुकनी नहीं है, तो फिर डर किस बात का? निर्भय होकर सोइए, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग किसी के सामने ज्ञान के प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, अपने आप जान लेने की जरूरत है, स्वयं जान लेने की आवश्यकता है। तो है क्या कि लोअर अपीलेट कोर्ट ये भी है, और हाई कोर्ट भी अपीलेट कोर्ट है।
अपील न्यायालय को जमानत देने की शक्ति है। अगर लोअर अपीलेट कोर्ट यानी वो दंडादेश जिससे अपील उद्भूत हुई है वो लोअर अपीलेट कोर्ट में अपील किए जाने का प्रावधान करती है, तो आपने लोअर अपीलेट कोर्ट में अपील कर दी और इस सेक्शन के अंतर्गत जमानत मांग ली, तो जमानत मांगने का अधिकार दिया गया, जमानत पा लेने का अधिकार ये तो नहीं दिया गया। मांगना अलग बात है और पा लेना ये बिल्कुल अलग बात है। जो कुछ आप मांगोगे वो मिली तो नहीं जाएगा। आप अगर एलिजिबल हो तभी तो मिलेगा। और बस इतनी सी बात तो ध्यान में नहीं आती, इसीलिए समय समय पर आप ईश्वर को गालियां देते मिलते हैं। हमने सुबह भी कहा था कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो कभी तो खुद को भी दोष दे लीजिए कि हमेशा प्रक्रिया, टीचर और सहायक सामग्री और पाठ्य सामग्री इसी का दोष है। कभी तो खुद को भी दोष दीजिए, क्योंकि उसी पाठ्य सामग्री से, उसी प्रक्रिया से, उसी टीचर से पढ़कर अनेकों को समझ में आया। तो अगर अनेकों को आया और उनसे आप क्षमता में किसी भांति कमतर नहीं है, तो अगर आपको नहीं आ रहा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो, कमी आप में हो। जरा खुद को भी तो कभी एनालाइज कर लेना चाहिए कि हमेशा दूसरे को ही दोष आप देंगे। तो लोअर अपीलेट कोर्ट, इसके अंतर समक्ष आपने अपील प्रस्तुत की और जमानत मांगी, तो मांगी ना, मांगने का हक आपको मिला है, पा लेने का तो नहीं। मनुष्य के तौर पर ईश्वर से कुछ मांगने का हक ये आपके पास है। हालांकि ना मांगे तो बेहतर है, क्योंकि भिखमंगे कभी अच्छी दृष्टि से नहीं देखे जाते। तो अगर ईश्वर से भी आप कुछ ना मांगे तो वो आपको कुछ नहीं देगा ये नहीं है। या अगर आपके अंदर ये भाव भी आ गया कि हम नहीं मांगे कि क्योंकि ये दे देगा, तब भी तो भिख मंगेगी। अरे तब भी तो भिख मंगेगी, तब तो आप पॉलिसी के नाते सिर्फ नहीं मांग रहे क्योंकि आपको मालूम है वो दे ही देगा। तब भी तो मांगना जिंदा है, ये मांगने का भाव ही ना आए। सही स्थिति तो ये है, मांगने जैसी बात आए नहीं, कल्पनाओं में ना आए, तब ठीक बात है। उस पर विश्वास, आस्था और श्रद्धा, जो होना है वो तो होना ही है। अगर हम पात्र होंगे देगा, और नहीं होंगे तो मांगने से भी नहीं देगा। तो मांगना प्रकारांतर से कितना भी खराब सही, लेकिन आपका अधिकार है। लेकिन पाना तो कतई नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो आपकी पात्रता पर निर्भर है। तो ऐसे ही अपीलेट कोर्ट मांगने का हक है। आपको बेल मिल जाएगी कोई गारंटी तो नहीं है, ना मिली तो। और लोअर अपीलेट कोर्ट है, लोअर अपीलेट कोर्ट, सेशन कोर्ट या सीजेएम है। गलती बड़े से भी हो सकती है, ये सही है, लेकिन बड़े से गलती होने की संभावना चूंकि कम होती है, इसलिए बड़े के कार्य को कई बार हम बिना सोचे समझे मान्यता दे देते हैं। लेकिन अगर छोटे व्यक्ति ने काम किया है तो भले ही कतई ठीक किया हो, लेकिन उसका सुपरविजन करने के संबंध में हम व्यवस्था बनाते हैं। तो जो लोअर अपीलेट कोर्ट है, इनसे आपने बेल मांगी और मानो इन्होंने ना दी, क्योंकि मांगी ही तो, ये तो कहीं लिखा नहीं कि आप अपील में जमानत आपको जरूर मिलेगी, ऐसा तो लिखा नहीं। उल्टा तो आप दोषित हो गए। भाई पहले तो दोषित तो नहीं थे जब विचारण में मांग रहे थे, अब तो आप दोषित दो, और सजा ना तो टेम्परेरी सस्पेंड हमने की, और परमानेंट दोष मुक्त तो अभी आप हुए ही नहीं, तो हम आपको बेल क्यों दे दें? वो तो अगर हम ये संभावना देखेंगे कि निकट भविष्य में हम आपके अपील को निस्तारित नहीं कर पाएंगे और आपकी जेल में बिताई गई अवधि इतनी हो गई है कि अब इसे देखकर लगता है कि अगर हमने अपील न दी
अपील में बेल आपको न दी तो आपके अपील करने का लाभ आपके लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है, ग्राउंड रियलिटी के तौर पर, तो हम आपको बेल दे देंगे। या हमें अन्य किसी कारण से लगता है कि मामला छोटा है, जो एविडेंस आपके खिलाफ रखा है ट्रायल कोर्ट का, उसे देखने से ऐसा लगता है कि प्राइमरी तौर पर कुछ मोटी मोटी गलतियां दिख रही हैं, कुछ आपकी बात में वजन दिख रहा है, तो हम दे देंगे। अदरवाइज क्यों दे दें? कोई प्रसाद तो है नहीं मंदिर का कि पात्रता हो या न हो मिलेगी जरूर, ये तो है नहीं। और यही बातें आपकी समझ में नहीं आती, तभी आप अदालतों में शिकायत करते मिलते हैं, ठीक है। कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है कि पात्र हो कुपात्र हो सुपात्र हो दे दो, ये तो कंसिडरेशंस किए जाएंगे तब मिलेगा। हो सकता है अपीलेट कोर्ट आपको बेल न दे, अब जब न दे तो यह भी हो सकता न देना ठीक हो, यह भी हो सकता न देना गलत हो। और चूंकि लोअर अपीलेट कोर्ट है तो उसकी बुद्धि पर बहुत ज्यादा विश्वास करना ठीक नहीं, कम से कम एक बार सुपीरियर कोर्ट के सामने मामला जाना चाहिए। और सुपीरियर कोर्ट हाई कोर्ट है सीआरपीसी में दंड न्यायालय के तौर पर। सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्शनली क्रिमिनल कोर्ट, या यूं कहें क्रिमिनल कोर्ट तो ना ही कहें, एक्सेप्शनली दांडिक अपील का न्यायालय है। बाकी तो क्रिमिनल से उसका कोई ताल्लुक है ही नहीं। इन नॉर्मल कोर्स, ठीक है ना, इन नॉर्मल कोर्स वो केवल और केवल उच्च न्यायालय की, ठीक है, अधिकारिता के अधीन ही है दंड न्यायालय, और स्वयं उच्च न्यायालय ही दंड न्यायालय हो सकता है कुछ परिस्थितियों में। बाकी सुप्रीम कोर्ट का तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। विचारणा न्यायालय या दंड न्यायालय के तौर पर वो तो अधिकतम एक्सेप्शनल मामलों में दांडिक अपील के न्यायालय हो सकते हैं, अदरवाइज हो ही नहीं सकते। तो सुपीरियर कोर्ट तक मामला जाना चाहिए लोअर अपीलेट कोर्ट द्वारा डिसाइड किए जाने की दशा में। इसके लिए प्रावधान नहीं होगा तो जाएगा कैसे? तो आप देखेंगे 430 सबसेक्शन 2 कहता है अपील न्यायालय को इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय भी किसी ऐसे अपील के मामले में कर सकता है जो किसी दोषित व्यक्ति द्वारा उसके अधीनस्थ न्यायालय में की गई है, ठीक है ना। अगर अपील न्यायालय उच्च न्यायालय ही है तब तो सबसेक्शन 2 का कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, क्योंकि अपील न्यायालय को तो शक्ति 430 सबसेक्शन 1 में मिल गई। यानी सेशन में आप दोषित हुए और अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है तब तो सबसेक्शन 1 में ही आ गया मामला, अपील न्यायालय को जमानत देने की ताकत है। तब तो 430 सबसेक्शन 2 का कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है उससे, क्योंकि अपील न्यायालय को शक्ति ये 430 सबसेक्शन 1 में मिल रही। सबसेक्शन 2 तक मामला तो आएगा ही तब जब निचला अपील न्यायालय आपको जमानत नहीं दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जमानत देना उसकी विवशता नहीं है। आपके दावे में मेरिट दिखाई देगी तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और उसे मेरिट दिखाई नहीं दी इसका अर्थ यह नहीं कि आपके दावे में मेरिट नहीं है। यह भी हो सकता है आपके दावे में मेरिट हो किंतु उसे दिखाई न दी हो, और इस दशा का मूल्यांकन एक बार सुपीरियर कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। हां, अगर अपील न्यायालय उच्च न्यायालय ही है तो सुपीरियर स्वयं उस काम को कर रहा है तो फिर उसके सुपरविजन की कोई जरूरत नहीं है। हां, आपको लगता है कि है तो आप चले जाइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अनुच्छेद 136 में, वहां करा लीजिए निर्णय, और वहां उच्चतम न्यायालय को प्राइमा फेसी लगेगा कि करना चाहिए तो वो करेगा, नहीं करना चाहिए तो नहीं करेगा। लेकिन चूंकि वहां अपील न्यायालय स्वयं उच्च न्यायालय है इसलिए उसके निर्णय पर प्रथम दृष्टया संदेह नहीं किया जा सकता, और इसलिए उसके द्वारा अपील में बेल रिफ्यूज करने की दशा में अधिकार से बेल मांगने के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। इन केस ऑफ
लोअर अपीलेट कोर्ट। ये प्रावधान होना भी चाहिए और है भी, ठीक है ना। चीजों को बहुत सिंसियरली और गंभीरता से देखना चाहिए, तब आपके दिमाग में कानून के संबंध में जितने सवाल उठते हैं, जितने उठते हैं, उन सबके उत्तर इसी कानून में होते हैं। और अगर कभी मन में ये सवाल उठे कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ये कानून में नहीं लिखा, तो ये धारणा विकसित करने से पहले कि कानून में नहीं लिखा, ये मान लीजिएगा कि हमें नहीं पता है, लिखा जरूर है, क्योंकि हमारे सामने से सेक्शन कई बार गुजरता है, हम उसके ठीक अर्थान्वयन कर ही नहीं पाते। आपने देखा कि जमानत में छूटा हुआ व्यक्ति मुक्त नहीं है, अभी रक्षा में ही है। यह आपको आज से पहले दिखाई नहीं होगा, और आज से पहले जब हमने बोला होगा तो आपको सिर्फ आपने मेरे प्रति कुछ विश्वास, कुछ श्रद्धा, मिश्रित भावनाओं के कारण ये मान लिया होगा, लेकिन आपके मन ने कभी इसको नहीं माना होगा। बाई चांस, ठीक है, सबसेक्शन 4 दिख गया तो हमने आपके सामने बात रखी। आप हमेशा कानून देखिए और वहां हर बात के बारे में प्रावधान किए गए और बिल्कुल जस्टिफाइड और उचित किए गए। और इसीलिए जहां कानून में प्रावधान है वहां आपकी सोच के लिए कोई स्थान नहीं, क्योंकि जो कुछ युक्ति संगत सोचा जा सकता है वो ऑलरेडी सोचा गया है और लिखा गया है। इसलिए आपसे अपेक्षित सिर्फ इतना है कि आप बिना कुछ सोचे समझे उसका पालन करते जाइए, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए निकलते तो गुरु बताता रास्ता ये है। पहले दिन विश्वास नहीं आता, लेकिन वही रास्ते पर जब आप चलते हैं तो अल्टीमेट वो अचीव होता है जिसे अचीव करने चले थे, लेकिन पहले दिन वो अचीव नहीं होता, उसकी पूरी यात्रा है। तो आप ऐसे मानकर चलिए कि जो कुछ कानून में लिखा है ये ठीक जगह पहुंचा देगा। इसलिए सोचिए मत, समझिए मत, सिर्फ कानून का पालन करिए, न्याय ऑटोमेटिकली होगा। न्याय मीनिंग देयर बाय जो होना चाहिए वही होगा। इसलिए आपको कोई इजाजत नहीं है कानून के विषय पर अपनी राय देने की। ये तो गलत लगता है, लगता रहे, आप फॉलो अप वही करिए जो लिखा है, ठीक है ना। तो आगे कहता है सबसेक्शन 3, कहता जहां दो सिद्ध व्यक्ति ऐसे न्यायालय का जिसके द्वारा वह दोष सिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है। इसका प्रयोग अक्सर कचहरी में होता है, ठीक है। जहां दोष सिद्ध हुआ व्यक्ति दोष सिद्ध करने वाले न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि वह न्यायालय जिसके द्वारा वह दोष सिद्ध किया गया है यह समाधान कर देता है कि वह अपील प्रस्तुत करना चाहता है। वह न्यायालय, इसका मतलब किसकी चर्चा चल रही? विचारण न्यायालय की। 430 सबसेक्शन 3 में जो चर्चा हो रही है ये किसकी हो रही है? विचारण न्यायालय की। क्योंकि क्या कह रहा है, जहां की दोष सिद्ध व्यक्ति उस न्यायालय का समाधान कर देता है, ठीक है, उस न्यायालय का जिसके द्वारा वो दोष सिद्ध किया गया, तो है कौन सा? विचारण न्यायालय। समाधान आप कैसे करेंगे? आपने एप्लीकेशन प्रस्तुत कर दी कि हम अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं, समाधान होगा। नहीं तो कोई एप्लीकेशन क्यों देगा? आपने एप्लीकेशन को एफिडेविट से सपोर्ट कर दिया, समाधान हो गया। उसने सजा की, आपने कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब आप अपील प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। अपील आपका कानूनी हक है, फंडामेंटल नहीं कि आप छोड़ना चाहो तो भी न छूटे, ऐसा नहीं है। आप छोड़ना चाहो छोड़ दो, कतई मत करो। लेकिन अगर उस न्यायालय का समाधान कर देता है कि वो अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तो ये न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ देगा, ठीक है ना। और ये जमानत कैसी होगी? उस अवधि तक के लिए जिस अवधि तक अपील प्रस्तुत करने की समयावधि कानून ने तय की है। आपको अपील प्रस्तुत करने के लिए कितना समय मिलता है? 30 दिन। 30 दिन हो या 60 दिन हो, हम
समय की अवधि पर इस समय नहीं बोल रहे क्योंकि हमने इस समय लिमिटेशन एक्ट नहीं देख रखा, लेकिन आपको अपील प्रस्तुत करने के लिए कानून ने जितनी भी अवधि दी है, 30 दिन हो, 60 दिन हो, 90 तो नहीं है, 30 या 60 है, ठीक है, तो 60 दिन। और अगर स्टेट अपील है तो स्टेट को दोष सिद्ध होती नहीं, इसलिए स्टेट की चर्चा यहां पर होगी नहीं, क्योंकि स्टेट थोड़ी दोष सिद्ध हो जाएगी, अभियुक्त ही होगा, और अभियुक्त के पास 60 दिन है, ठीक है। तो 60 दिन के भीतर आप अपील प्रस्तुत करोगे, यह समाधान आपने कर दिया 60 दिन के भीतर। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितनी अवधि कानून ने आपको दी है उतनी तो आपको मिली हुई है, उसके बाद मिलेगी नहीं, जब मिलेगी तो फिर आपको सेक्शन 5 लगानी पड़ेगी लिमिटेशन एक्ट में, विलंब को क्षमा करने के लिए। और फिर विलंब क्षमा होगा या नहीं होगा यह न्यायालय के मत पर निर्भर करेगा, लेकिन 60 दिन तक आपका कानूनी हक है अपील प्रस्तुत करने का, और आपने समाधान कर दिया कि हम अपील प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो वो न्यायालय जिसने आपको दोषित किया है वो 2 दशाओं में आपको जमानत दे देगा उस दिनांक तक के लिए जिस दिनांक तक आप एक्चुअल अपील प्रस्तुत करें, या कानून आपको अपील प्रस्तुत करने का अधिकार दे। उस दिनांक तक के लिए आपका मन बाद में बदल जाता है, आपने समाधान कर दिया कि हम अपील प्रस्तुत करेंगे, बाद में बदल जाता तो कोई गारंटी थोड़े हम करेंगे ही, नहीं कर रहा है, कोई जबरदस्ती थोड़े हो जाएगी। या आपने एक्चुअल अपील प्रस्तुत कर दी 10 ही दिन बाद, तो 60 दिन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। 60 दिन तक के लिए दे भी दी तो भी अब अपील आपने प्रस्तुत कर दी तो अपील न्यायालय तय करेगा कि वो आपको बेल दे या न दे। अब तो अपील न्यायालय तय करेगा, आप विचारणा के न्यायालय को मतलब बचा नहीं। लेकिन अगर आपने समाधान कर दिया तो विचार न्यायालय के लिए ये योग्य है, ये ठीक है कि वो आपको अंतरिम जमानत, अंतरिम इसलिए कह रहे क्योंकि वो हर आदेश अंतरिम होता है जो एक निश्चित दिनांक तक के लिए या न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक के लिए होता है, वो सारे आदेश अंतरिम होते हैं, वे नियमित आदेश रेगुलर ऑर्डर नहीं बोले जाते। तो जो विचारण का न्यायालय है, यदि आपका, ठीक है, 2 तरह का, ये 2 तरहों में से एक तरह का कन्विक्शन हुआ है और आप विचार न्यायालय का समाधान करते हैं कि आप अपील प्रस्तुत करेंगे, तो आपके द्वारा वास्तव में जिस तिथि को अपील प्रस्तुत की जाएगी या आप अपील प्रस्तुत करने की अवधि कानूनी तौर पर जो आपको मिली है उस दिनांक तक के लिए इस विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े जा सकते हैं 430 सबसेक्शन 3 के मुताबिक। 2 दशाओं में, पहली दशा जबकि आपको सजा जो मिली है वो 3 वर्ष या उससे कम की मिली है, ठीक है, 3 वर्ष या उससे कम। जिस अपराध में सजा हुई वो संज्ञेय था, असंज्ञेय था, जमानती था, अजमानती था, मतलब नहीं। सजा कितनी है? 3 साल या उससे कम। और आप विचार न्यायालय का समाधान करते हैं कि हम अपील प्रस्तुत करेंगे, तो आपके द्वारा एक्चुअल अपील फाइल करने तक या कानून आपको अपील जिस तिथि तक प्रस्तुत करने का हक देता है उस तिथि तक के लिए यह विचारण न्यायालय आपको जमानत पर छोड़ देगा, क्योंकि कानून की इच्छा आपको जेल भेजने की नहीं है। लेकिन अगर मजबूरी हो तो फिर भेजा ही जाएगा, ठीक है ना। कानून ये नहीं चाहता कि आपको जेल भेजें, तो 3 साल या उससे कम। अपराध का नेचर देखेंगे ही नहीं। इवन अगर आपको उन मामलों में जैसे सदोष मानवगत 7 साल तक की सजा है, उसमें 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो आपको तुरंत सेशन में ही बेल मिल जाएगी। जिस कोर्ट ने दंडित किया वही बेल दे देगा। और वो किसमें देगा? 436, 37, 38, 39 नहीं,
430 सबसेक्शन 3 उपखंड का इसके अंतर्गत। और उपखंड खा कहता है यदि आरोपित अपराध जिसमें आपको सजा हुई वो जमानती और असंज्ञेय है, असंज्ञेय लिखा है नहीं, केवल चाहे संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो, केवल जमानती है। ठीक है, संज्ञेय है या असंज्ञेय है इससे मतलब नहीं। दूसरी दशा यह कि जिस अपराध के लिए आप दोषित हुए वो कैसा है, बेलेबल, उसमें सजा आपको कितनी भी हो गई हो, यदि आप विचारण के दौरान जमानत पर रहे हैं तो लोअर अपीलेट कोर्ट ही आपको जमानत दे देगा। और अगर आप बेलेबल ऑफेंस में भी जमानत पर नहीं रहे हैं तो फिर कोई विशेष परिस्थिति है। ठीक है, क्योंकि जमानती अपराध में जमानत पर छूटना आपका हक था। ठीक है ना, मांगना भी हक था और छूटना भी हक था, फिर भी आप जेल में थे। तो फिर एक ही कारण हो सकता कि या तो आपने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया होगा तभी जेल भेजे गए होंगे, दोबारा मिली नहीं होगी, कुछ तो हुआ होगा। उन दशाओं में आपको अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना उचित नहीं होगा, इसीलिए शर्त लगाई गई खा खंड में कि यदि दोष सिद्ध होने वाला व्यक्ति जिस अपराध से आरोपित था वो जमानती था तो उसमें सजा कितनी भी हुई हो और कितनी भी प्रोवाइड हो, मतलब नहीं। बस एक चीज देखेंगे कि क्या वो विचारण के दौरान जमानत पर था, यदि तो वो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। जैसे आप देखें विवाह संबंधी अपराध में सजाएं 10-10 साल है, ठीक है, लेकिन अपराध कैसा है, जमानती। अब उसमें 10 साल सजा हो गई आपको, तो भी 430 सबसेक्शन 3 खा इसके अंतर्गत उस दशा में जबकि आप विचारण के दौरान जमानत पर छूटे रहे हैं, जमानत पर छोड़े जा सकते हैं। और इस सेक्शन का रोज उपयोग कचहरी में होता है। लेकिन वही बात है कि जैसे आप वीआईपी हैं लेकिन आप ये जानते नहीं हैं कि आप वीआईपी हैं। वीआईपी का मतलब क्या होता है, वो आदमी जो किसी विशिष्टता से युक्त है। इससे ज्यादा विशिष्टता किसी आदमी में क्या हो सकती है कि हर आदमी, ठीक है, परमात्मा का ही अंश है, इससे ज्यादा विशिष्टता और क्या हो सकती है। लेकिन आपको यह बोध नहीं है, आपको यह ज्ञान नहीं है, इसलिए आप में वीआईपी होने की इच्छा है और आप धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान इसकी खोज में लगे हैं और वीआईपी होना चाहते हैं, जबकि वो मिल भी गया तो भी आपको कोई वीआईपी नहीं मानने वाला। लेकिन आपकी अजब इच्छा है कि आप वीआईपी हो जाएं, क्योंकि आपको वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है। और जिन्हें हो गया वास्तविकता का ज्ञान, ठीक है, उनके अंदर वीआईपी होने की कोई इच्छा बची नहीं। और इसीलिए बुद्ध राजमहल का त्याग कर सके, इसीलिए महावीर राजमहल का त्याग कर सके, ठीक है, और राम बाखुशी 14 साल के वनवास पर जा सके, क्योंकि उन्हें पता था वो वीआईपी हैं। ठीक है, तो स्थितियां ऐसी होती हैं जो होती है लेकिन आपको जानकारी में नहीं होती, और आप उन स्थितियों को जीते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता कि हम इन स्थितियों को जी रहे हैं। और इसी को बेहोशी, यह सोते हुए जीना कहा जाता है। आंखें खुली रखकर भी आप सोते हुए जी सकते हैं। सोते हुए जीने का अर्थ क्या है, वास्तविकता से अनभिज्ञ रहकर जीना। सोते हुए जीने का तो अर्थ एक ही है, इसका आंख के खुलने और आंख के बंद होने से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग होते हैं जिनकी अधखुली आंखें रहती हैं और वो सोते हैं। तो आंखों के खुलने या बंद होने से सोने का संबंध नहीं है, सोने का संबंध एक स्थिति से है।
जिस स्थिति में आपको अपने निकट की चीजों का भान नहीं होता। बेहोशी एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें आपको अपने निकट चल रही घटनाओं का कोई संज्ञान नहीं होता। तो अगर आपको सही स्थिति का संज्ञान नहीं है तो आप बेहोशी में ही हैं। आप बेहोशी में बहुत सारे काम करते हैं, बेहोशी में लोग गाली बकते हैं। आप चले जाओ अस्पतालों में, जब एनेस्थीसिया दी जाती है और उसका असर हटता है या हट तो एकदम तो नहीं हट जाता, आदमी बेहोश होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, लेकिन एनेस्थीसिया का असर हटना शुरू होता है तो डॉक्टर घर वालों को बताते हैं, हमारे पिताजी को एनेस्थीसिया दिया गया, हमें दिया गया, तो डॉक्टर्स बता के जाते हैं कि देखो ये अभी होश में धीमे धीमे आएंगे, हो सकता गाली बकें, हो सकता मां बहन की गालियां दें, लेकिन आपको गुस्सा नहीं होना है क्योंकि ये होता ही है, ये ठीक है विड्रॉल सिम्टम है एनेस्थीसिया का। काम तो कर रहा है लेकिन बेहोश है। तो ऐसे ही है कि आप कचहरी में रोज 430 सबसेक्शन 3 का और खा खंड का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको यह मालूम नहीं है कि 430 सबसेक्शन 3 उपखंड का और खा द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत हम इसे मांग रहे हैं, ये आपको जानकारी भी नहीं होता। और जैसे ही चीजें जानकर की जाती हैं वैसे ही उस किए गए का प्रभाव ये बिल्कुल अलग हो जाता है। और जब चीजें बिना जाने की जाती हैं तो उनका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप जब ये जान लेते हैं कि इनफैक्ट हम कुछ नहीं करते, जो करता है मेरा शरीर करता है, तो शरीर की जो दुर्दशा या उसकी जो सुखद दशा उत्पन्न होती है कर्म के कारण, भाई सम्मानित होता शरीर, सम्मानित होता तुम तो होते नहीं, अपमानित होता शरीर, अपमानित होता तुम तो होते नहीं, तो कोई दुख या कोई सुख जो उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आपने जान लिया कि जो कुछ किया गया वो या तो मेरे मन ने किया या मेरे शरीर ने किया, हमने नहीं किया। ठीक है, तो अच्छा प्रसन्नता नहीं देता और बुरा दुख नहीं देता। ठीक है, और फिर वो स्थिति पैदा हो जाती है कि ना सुख से सुखी और ना दुख से दुखी, फिर दुखी होने का कोई कारण ही नहीं बचा, जबकि ऐसा है। लेकिन अगर पता नहीं है तो आप मानते हो आपने किया, अपमान आपका हुआ, या पिटे आप, या कष्ट आपको हो रहा, जबकि ऐसा होता ही नहीं कभी। और जब जान लेंगे आप तो ये परिवर्तन आ जाएगा। तो जानकर चीजों को करना और अनजाने में करना, करेंगे आप वही, लेकिन जानकर करने में अलग खूबसूरती होती है और अनजाने में करने में अलग प्रकार की बेहोशी होती है। इसलिए जानकर चीजों को करना, क्या कहता है वहां न्यायालय, उस दशा में जब ऐसा व्यक्ति जमानत पर होते हुए 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडाधिष्ट हुआ, या उस दशा में जब वह अपराध जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषित किया गया जमानती है और वह जमानत पर है, यह आदेश देगा वह न्यायालय जिसने दोषित किया है कि दोष, और कब देगा, जब उसने समाधान कर दिया है कि वो अपील प्रस्तुत करेगा, तब यह आदेश देगा कि दोषित व्यक्ति को इतनी अवधि के लिए जितनी की अपील प्रस्तुत करने और उपधारा 1 के अधीन अपील न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, जमानत पर छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, जब तक कि जमानत से इनकार करने के विशेष कारण ना हो, और जब तक वह ऐसे जमानत पर छूटा रहता है तब तक कारावास का दंडादेश निलंबित समझा जाएगा। अब जब कारावास का दंडादेश निलंबित हो गया तो फिर वो मुक्त समझा जाएगा। लेकिन ये आपका ब्लैंक राइट नहीं है, आतंकिक नहीं है, क्योंकि दोषित हो चुके हैं। ठीक है, दोषित हो चुके, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए एब्सोल्यूट राइट नहीं है जब तक कि इनकार करने का कोई विशेष कारण ना हो, मीनिंग देयर बाय इफ देयर इज स्पेशल रीजन टू रिफ्यूज, ठीक है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट, तो इससे इनकार भी हो सकता है। आप इतने दुष्ट और धूर्त प्रकृति के दिखाई देते हैं कि 20 मामलों में दोषित रखे हैं आप, और इससे पहले 20 मामलों में हुए और भाग गए, बड़ी मुश्किलों से पकड़ में आए।
और फिर आप हो गए, तो फिर इनकार भी हो सकता है, ठीक है ना। सिर्फ ये कंडीशंस हैं, इसके आधार पर कुछ नहीं होगा। और उसके बाद सबसेक्शन 4 जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके। तो अपील न्यायालय की शक्तियां आपने देखी, और 431 वो सेक्शन है जिसमें कमी के कारण ही 437A पिछली सीआरपीसी में लाया गया था। 437A इसकी कंप्लायंस रोज कचहरी में होती थी, रोज। क्या कहते थे, डिसीजन होने वाला है, आप लोग जमानती प्रस्तुत करिए 2, और अगर जजमेंट हो भी जाता था और दोष सिद्ध व्यक्ति नहीं होता था, दोष मुक्त हो जाता था, तो भी कहते थे छोड़ दिया इन्हें, लेकिन बेल बांड प्रस्तुत कर दीजिएगा, ठीक है, इतने हजार रुपए के जमानती ये प्रस्तुत कर दीजिएगा। और वो कितनी अवधि तक इन्फोर्स रहेंगे, ये 437A में लिखा हुआ था, मेरा ख्याल शायद 6 महीने, अगर अपील प्रस्तुत न हो, अगर अपील प्रस्तुत न हो, और अगर अपील प्रस्तुत हो जाए तब बात अलग हो जाती थी। तो 437A लाई इसीलिए गई थी क्योंकि 431 में कमी थी। क्या कहता है 431, देखें, जब धारा 419 के अधीन अपील उपस्थित की जाती है, दोष सिद्धि से अपील, तब उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है। 419 में दोष मुक्ति से होगा, अब दोष मुक्ति होगी, हाँ 419 दोष मुक्ति, यानी दोष सिद्धि नहीं, दोष मुक्ति से अपील गई है स्टेट की, ठीक है। और जब धारा 419 का अधीन अपील उपस्थित की गई तब उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है, करेगा नहीं लिखा है, कर सकता है। और ये निर्देश देगा, निर्देश जिसमें यह निर्देश होगा कि अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए और उसका किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाए, और वह न्यायालय जिसके समक्ष अभियुक्त लाया जाता है अपील का निपटारा होने तक उसे कारागार को सुपुर्द कर सकता है या उसकी जमानत ले सकता है, दोनों अधिकार दे दिए। किसे, अपील न्यायालय को नहीं, अपील न्यायालय को नहीं, अपील न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय को। अपील न्यायालय को बहुत ज्यादा बिजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहता है जब धारा 419 के अधीन अपील उपस्थित की जाती तब उच्च न्यायालय वारंट जारी कर सकता है, लोअर अपीलेट कोर्ट नहीं, क्योंकि पहले दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील कहां थी, उच्च न्यायालय में ही थी, 2009 में आई है, ठीक है, लोअर कोर्ट में। इस सेक्शन को भी अमेंड होना चाहिए था, और इस सेक्शन को भी करस्पॉन्डिंगली न पहले अमेंड किया गया न अब किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील है, स्टेट अपील है, और उच्च न्यायालय में है, ऐसे ही निकलेगा इसका मतलब। परिवादी ने अब उपस्थित किए लेकिन उच्च न्यायालय में किए, उच्च न्यायालय की परमिशन से ही होती है दोष मुक्ति से अपील, और उच्च न्यायालय ने प्राइमा फेसी देखा कि गलत दोष मुक्त कर दिया, ठीक है, तब वो ये निर्देश दे सकता है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए। ब्लंटली नहीं देगा, लेकिन अगर उपयुक्त है मामला तो दे भी देगा, और उसका अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। या अभियुक्त में बार बार भागने की प्रवृत्ति है तो क्या पता अपील सुने जाने तक भाग ही जाएगा, तो वारंट जारी कर सकता है, क्योंकि भाग गया फिर हम करेंगे क्या, सजा किसे देंगे अगर दोष मुक्ति हमने पलटी तो, या आगे और जांच करने का निर्देश दे दिया, कोई और आदेश जो हो सकता हुआ हमने पारित किया, तो उस आदेश का पालन जिसके खिलाफ होना है वो रहे। तो अब दोष मुक्ति जब हो गई तो विचारण के दौरान जो जमानती थे वो तो उन्मोचित हो गए अपने भार से, और ये भाग गया तो लाएगा कौन, और आया ही ना तो फिर दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील का क्या होगा, क्या मतलब है। इसलिए अगर उचित समझेगा अपील न्यायालय किसी भी कारण से, चाहे गलत उसे दोष मुक्त कर दिया गया इस कारण से, या उसमें भागने की प्रवृत्ति है इस कारण से, तो उच्च न्यायालय निर्देश देगा कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, इस आशय का वारंट जारी कर देगा। और उस वारंट जारी होने के इस दशा में, उस वारंट जारी होने की स्थिति में अपील न्यायालय के वारंट के पालन में वो व्यक्ति गिरफ्तार करके अपील न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय उसके समक्ष उपस्थित किया जाएगा, क्योंकि ये ताकत उच्च न्यायालय में ही थी दोष मुक्ति के विरुद्ध, लोअर में अभी आई है, इसको अमेंड होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, तो जब नहीं हुआ तो हमें वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तब
उच्च न्यायालय है। इसका अर्थ एक ये भी ले सकते हैं, हो सकता है इसलिए भी ना अमेंड हुआ हो क्योंकि दोष मुक्ति के विरुद्ध अक्सर अपील गंभीर मामलों में ही पहुंचेगी वहां तक। भले ही परिवादी अगर पहुंचा है उच्च न्यायालय की परमिशन से तो जाएगा तभी जब बहुत व्यथित होगा, अन्यथा लोग नहीं जाते। यह भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कारण कुछ भी हो स्थिति यही है। तो उच्च न्यायालय वारंट जारी करेगा, उस वारंट के अधीन अभियुक्त गिरफ्तार करके उसके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और वो उसे अभिरक्षा में भेज सकता है या जमानत ले सकता है। ठीक है ना, या जमानत ले सकता है। अब उधर दोषमुक्त हुआ वो और तुरंत ही भाग गया। भाई दोषमुक्त होने के बाद दोष मुक्ति से जब अपील प्रस्तुत होगी तब अपील न्यायालय इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर पाएगा यदि अपील न्यायालय उच्च न्यायालय है तो। और अपील तब प्रस्तुत होगी जब दंडादेश की प्रति मिल जाएगी और व्यक्ति उच्च न्यायालय तक पहुंचेगा और उच्च न्यायालय में वकील साहब सारी औपचारिकताओं को पूरा करके अपील न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर देंगे। और इसमें कितनी भी जल्दी की जाए 4 से 5 दिन का समय लगने वाला है, कितनी भी जल्दी की जाए, और अन्यथा तो 20, 25, 30 दिन, महीना भर लग ही जाएगा। और आज जब हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध है तब दोष मुक्त होने के बाद न तो उसका पासपोर्ट सस्पेंड हुआ न कोई चीज हुई तो आप उसका कर क्या लोगे? वो बैठेगा यहीं से और वियतनाम चला जाएगा। अब तो कर लो अपील न्यायालय के सामने जो तुम्हें करना है, खूब नाचो गाओ खुशी मनाओ, कर कुछ नहीं पाओगे उसका। और फिर करने के लिए एक्स्ट्राडिशन और फलाना और ढिमाका और जाने क्या क्या। जब उन्हें नहीं ला पा रहे, अभी एक आध को हम ला पाए, इतना लड़ने के बाद तो कैसे ला पाएंगे? और अगर ले भी आए तो अगर एक प्रोविजन हम बना दें जो ज्यादा आसान है तो उसे बनाने में दिक्कत क्या है? इसीलिए 437A बनाई गई थी, जिसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन अब बदल गया होगा कि आपको ये तो पता नहीं कि छूटेगा या सजा होगा। निर्णय होने से पूर्व ही जमानती दाखिल करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है। और अगर आप दोषमुक्त भी हो गए तो दोषमुक्त होने के बाद तो आवश्यक रूप से आपसे जमानती प्रस्तुत कराए जाते हैं कि 6 महीने तक वो बेल बॉन्ड्स प्रभावी रहेंगे यदि अपील प्रस्तुत हुई। ठीक है ना? और अपील न्यायालय ने कोई वारंट जारी किया तो 431 की कंप्लायंस में आपको अपील न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में अपील न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित करने की जिम्मेदारी कम से कम उन जमानतियों पर रहे और आप उपस्थित हो सकें। आपकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से 437A बनाई गई थी। देयर इज इंटर रिलेशन बिटवीन, ठीक है, पुरानी 390 और पुरानी 437A। नई 431 और 437A का करस्पॉन्डिंग क्या है ये हमें नहीं, अभी पढ़ा नहीं आगे तक, तो उस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग ये चीजें आई। ठीक है, तो ये यहां तक बात हुई। अब बस एक दिन की बात बची, ईश्वर ने चाहा तो हम लोग सोमवार को ये चैप्टर समाप्त कर लेंगे, देखेंगे।